21 जून 2018 को सुबह करीब 8 बजे दिल्ली के रिहायशी इलाके सरिता विहार में एक खाली प्लॉट पर कूड़े के ढेर में कुछ लोगों की नजर एक बैग पर पड़ी। उसके पास ही एक बड़ा सा कार्टन बॉक्स भी था। हालांकि कचरे के ढेर में ऐसी चीजों का पड़ा होना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन इन दो चीजों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर इसलिए खींचा क्योंकि उस बॉक्स में से बहुत तेज बदबू आ रही थी, जिसकी वजह से आसपास से गुजरने वाले लोग बहुत परेशान थे। जब लोगों को कुछ शक हुआ, तो उन्होंने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे दी। कुछ ही मिनटों में दिल्ली पुलिस मौके पर आई। जैसे ही उस बैग और बॉक्स को खोला गया, पुलिस वालों के होश खराब हो गए, क्योंकि उस कार्टन बॉक्स में एक लड़की की लाश थी और वो भी 7 अलग-अलग टुकड़ों में। हाथ, पैर, सिर, गर्दन, यानी सब कुछ अलग था। पुलिस ने लाश को बरामद करते ही उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन जिस तरह से लाश को 7 अलग-अलग टुकड़ों में काटकर बैग और कार्टन बॉक्स में भरकर निपटाया गया था, उससे ये साफ था कि ये मामला कत्ल का है। लेकिन मरने वाली लड़की कौन थी और कहाँ रहती थी? उसका कत्ल किसने किया? लाश के इतने टुकड़े किस वजह से किए गए? ये सभी सवाल पुलिस के मन में थे। इन अनसुलझे सवालों के जवाब पुलिस जानने और कातिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मरने वाली लड़की की पहचान करना जरूरी था। पुलिस के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों से पूछताछ करने पर बैग और कार्टन की पूरी कहानी बताने के बाद भी मरने वाली लड़की की कोई शिनाख्त नहीं हो पाई। यहाँ तक कि उस लड़की ने जो कपड़े पहने थे, पुलिस ने आसपास के लोगों को वो दिखाए, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। आसपास के इलाकों के तमाम गुमशुदा लोगों की लिस्ट तैयार की गई, मगर कुछ भी हाथ नहीं आ रहा था। इसी तरह कोशिश करते करते कई दिन बीत गए, लेकिन अचानक जांच के दौरान पुलिस की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिससे शायद इस मरने वाली लड़की के बारे में कोई सुराग मिल जाता। दरअसल कातिलों ने जिस कार्टन बॉक्स में लाश के टुकड़े भरकर उसे कूड़े के ढेर में फेंका था, उस बॉक्स पर एक कुरियर कंपनी का एड्रेस था। पुलिस ने सोचा कि हो सकता है इस एड्रेस से ही कोई सुराग मिल जाए। पुलिस की एक टीम तुरंत गुरुग्राम में स्थित उस कुरियर कंपनी के ऑफिस पहुंची। वहां पहुंचकर पुलिस ने कंपनी के अफसरों को बॉक्स की फोटो दिखाई। इत्तेफाक से कुरियर वालों ने उस बॉक्स की पहचान कर ली और बताया कि इस तरह के कार्टन बॉक्स में उनके एक कस्टमर ने यूएई से कोई पार्सल बुक करवाया था। उस कस्टमर का नाम था जावेद अख्तर। इसके बाद कुरियर वालों के बताए गए पते पर पुलिस तुरंत जावेद अख्तर के घर अलीगढ़ पहुंचती है। वहां पर उन्हें न सिर्फ जावेद मिलता है, बल्कि उसने अपने कार्टन बॉक्स की फोटो की भी पहचान कर ली। पूछताछ करने पर जावेद ने बताया कि उसने 3 साल पहले ऐसे ही कई कार्टन बॉक्स में यूएई से जरूरत का कुछ सामान मंगवाया था। उनमें से कुछ बॉक्स तो उसने अपनी नौकरानी को दिए थे और कुछ बॉक्स दिल्ली के शाहीन बाग वाले अपने घर में रखवा दिए थे। जावेद अख्तर ने बताया कि शाहीन बाग वाले उस मकान में कुछ लड़के किराए पर रहते हैं। इसके बाद पुलिस तुरंत दिल्ली के शाहीन बाग पहुंची, क्योंकि अब पुलिस की सारी उम्मीदें जावेद अख्तर की नौकरानी और उसके शाहीन बाग वाले मकान पर टिकी हुई थी। पुलिस को जो भी सुराग मिलना था, वो इन्हीं दो जगहों से मिल सकता था। पुलिस की टीम पहले जावेद अख्तर की नौकरानी के घर पहुंचती है, लेकिन वहां पर वो खाली बॉक्स मौजूद थे। इसके बाद पुलिस जावेद के शाहीन बाग वाले घर पर गई, लेकिन पुलिस का माथा तब ठनका जब उन्होंने देखा कि वहां ताला लगा हुआ है। दरअसल जावेद ने ये मकान साजिद अली अंसारी नाम के व्यक्ति को किराए पर दिया था। साजिद पेशे से एक इंजीनियर था, लेकिन अचानक वो अपने पूरे परिवार को लेकर वहां से गायब हो चुका था। इससे पुलिस को अब साजिद अली पर ही शक हो जाता है। पुलिस ने आसपास के लोगों से साजिद के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। पता चला कि साजिद उस मकान में अपनी पत्नी, 2 बच्चों और एक भाई के साथ रहता था। पड़ोसियों के मुताबिक साजिद ने उन्हें बताया था कि वो अपना मकान छोड़कर जा रहा है, यानी अब वो कहीं और जाकर रहेगा। इसलिए उसने आसपास के दुकानदारों, धोबियों और ऐसे ही काम करने वाले कई लोगों के पैसे चुका दिए थे। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उसे कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि साजिद ने मकान छोड़ने से पहले किसी को भी नहीं बताया कि अब वो कहाँ जाएगा। यहाँ तक कि उसने अपने दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। पुलिस का शक अब साजिद पर गहराने लगा, लेकिन उस लड़की के कत्ल का राज जानने के लिए पुलिस को हर हाल में साजिद अली अंसारी तक पहुंचना जरूरी था। साजिद का पता लगाने के लिए पुलिस ने शाहीन बाग में दुकानदारों और पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। इस पूछताछ में पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ आई। उन्हें पता चला कि साजिद का बड़ा भाई हसमत अली अंसारी अभी भी शाहीन बाग में रहता है।
लेकिन उसका मकान साजिद के मकान से थोड़ी दूरी पर है। हसमत के बारे में पता चलते ही पुलिस बिना देरी किए उसके घर पहुंचती है। पुलिस को ना सिर्फ हसमत बल्कि इत्तेफाक से साजिद भी वहीं मिल जाता है। अब सवाल ये था कि क्या साजिद ही वो व्यक्ति है जिसने उस लड़की का कत्ल किया था? लेकिन वो लाश किसकी थी जिसे कार्टन बॉक्स में भरकर ठिकाने लगाया गया था? अगर साजिद का इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं था, तो वो अचानक अपने मकान को छोड़कर क्यों गया? सवाल तो कई थे, पर जवाब एक भी नहीं। पुलिस को भी हर सवाल का जवाब चाहिए था। इसके बाद पुलिस ने साजिद और हसमत अली से पूछताछ शुरू की। पहले तो साजिद और हसमत ने पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की। उन दोनों ने खुद को बेकसूर बताया। मकान बदलने को भी साजिद ने महज एक इत्तेफाक बताया। लेकिन जब पुलिस ने उन्हें वो कार्टन बॉक्स और बैग दिखाए, तो जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। उस कार्टन बॉक्स और बैग को देखकर साजिद की जुबान लड़खड़ाने लगी, जिसके बाद कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उस लड़की का कातिल कोई और नहीं बल्कि साजिद ही था, और वो लड़की उसकी अपनी पत्नी राजबाला उर्फ जूही अंसारी थी। सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर साजिद ने अपनी ही पत्नी की जान क्यों ली, और कत्ल करने के बाद उसे टुकड़ों में काटकर क्या उसने अकेले ही ठिकाने लगाया, या फिर इस काम में उसके साथ कोई और भी शामिल था। अब साजिद पुलिस की गिरफ्त में था। वो अपना जुर्म स्वीकार कर चुका था, लेकिन उसने अपनी पत्नी के कत्ल की जो वजह और तरीका बताया, उसने पुलिस वालों का दिमाग घुमा कर रख दिया। ये घटना से करीब 7 साल पहले, यानी 2011 में बिहार के चंपारण की रहने वाली राजबाला के मोबाइल पर साजिद का एक फोन आया। ये रॉन्ग नंबर था। उस समय राजबाला उर्फ जूही ना तो साजिद को जानती थी और ना ही उसने साजिद को कभी देखा था। अब इसे एक इत्तेफाक कहें या फिर जूही की बदकिस्मती, लेकिन क्योंकि किस्मत में उन दोनों का मिलना लिखा था, तो उसी दौरान जूही को रॉन्ग नंबर वाले साजिद से प्यार हो गया। फोन पर बातें करते करते साजिद और जूही एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे कि बात शादी तक पहुंच गई। अब वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उन दोनों का ताल्लुक अलग अलग धर्मों से था। साजिद एक मुस्लिम लड़का था और वहीं राजबाला हिंदू। जूही के परिवार वालों ने साजिद के साथ उसकी शादी करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन उन दोनों ने जूही के घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज की। इसके बाद वो दोनों किराए के मकान में रहने लगे। साजिद एक मिडिल क्लास फैमिली से था। हालांकि उसने इंजीनियरिंग कर रखी थी, लेकिन फिर भी वो बेरोजगार था। साजिद के पास ना तो कोई काम था, जिस वजह से वो दिल्ली जाने का फैसला करता है। साजिद और जूही शादी के 1 साल बाद यानी 2015 में दिल्ली आ गए। दोनों शाहीन बाग के किराए के घर में रहने लगे और एक अच्छी नौकरी की तलाश में थे। दिल्ली में भी साजिद को कोई जॉब नहीं मिल रही थी, इसलिए वो दोनों छोटे मोटे काम करके अपना घर चला रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ सालों में उनके 2 बेटे भी हो गए। अब साजिद के लिए परिवार का खर्च चलाना और मुश्किल हो गया। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी, दोनों पति पत्नी के बीच पैसों को लेकर हर दिन झगड़े होते। इसी बीच साजिद का किसी और लड़की के साथ अफेयर शुरू हो गया। एक दिन ये बात किसी तरह जूही को पता चल गई और जिस वजह से दोनों में एक बेहद जोरदार झगड़ा हुआ। साजिद रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुका था। अब उसने जूही को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। पत्नी से निजात पाने का फैसला कर चुके साजिद ने उस रात कत्ल की पूरी प्लानिंग और तैयारी पहले से कर रखी थी। उसी प्लानिंग के तहत साजिद ने अपने दोनों बच्चों को बड़े भाई हसमत के घर पर छोड़ दिया ताकि उनकी गैर मौजूदगी में वो उनकी मां को आसानी से खत्म कर सके। हालांकि पति पत्नी के बीच झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन उस दिन जूही को नहीं पता था कि अपने पति साजिद से झगड़ा करना ही उसकी मौत की वजह बन जाएगा। रोज रोज झगड़ों से तंग आ चुके साजिद के दिमाग में उस रात कुछ और चल रहा था। घर पर साजिद और जूही अकेले थे, लेकिन अब जूही की जान लेने के लिए साजिद को एक बड़ी वजह चाहिए थी। साजिद ने खुद ही उस रात जूही के साथ झगड़ा शुरू किया और रात पहले तो दोनों ने जमकर कहा सुनी हुई, और फिर साजिद ने वही किया जो उसके दिमाग में चल रहा था। अचानक वो अपनी जगह से उठा और पूरी ताकत से जूही का गला दबाना शुरू कर दिया, जिस वजह से चंद मिनटों में ही जूही की जान चली गई। अब साजिद के सामने चुनौती थी कि वो अपनी पत्नी की लाश को कैसे निपटाए। अकेले तो उसकी बस की बात ये नहीं थी। पति पत्नी के बीच जब झगड़ा होता है, तो मौका देखकर साजिद अली अंसारी ने अपनी बीवी जूही का गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। लाश को ठिकाने के लिए उसने अपने भाई इश्तियाक को बुलाया। ये दोनों ने मिलकर जूही के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए। इस तरह 5 फुट 2 इंच की जूही अब 3 फुट के कार्टन और 1 फुट के बैग में पैक हो चुकी थी।
अब उन दोनों भाइयों के सामने चुनौती थी कि लोगों की नजरों से बचकर इन टुकड़ों को ठिकाने कैसे लगाया जाए। साजिद और इश्तियाक जब जूही की लाश को 7 टुकड़ों में बांटकर 2 अलग-अलग कार्टन और बैग में भर चुके, इसके बाद उन्होंने रातों रात वहां से खून के सारे छींटे धोकर साफ कर दिए ताकि कत्ल का कोई सुराग बाकी ना रहे। लेकिन अभी भी दोनों भाइयों के लिए उन बड़े और भारी कार्टन और बैग को बाइक पर उठाकर कहीं ले जाना आसान नहीं था। दोनों भाइयों ने अपने बड़े भाई हस्मत अली को फोन किया। इस गुनाह में अपने भाइयों का साथ देने के लिए हस्मत अली अपने किसी दोस्त से कार मांग लाया और तीनों भाइयों ने रात के तीसरे पहर यानी सुबह होने से पहले जूही की लाश को लेकर निकल पड़े। पहले तो देर रात वो पूरे इलाके के चक्कर लगाते रहे ताकि लोगों की नजरों से बचकर लाश को ठिकाने लगाएं। फिर उन्हें सरिता विहार के हाजी कॉलोनी इलाके में एक कूड़े का ढेर नजर आया। इसके बाद चुपके से कार्टन और बैग दोनों को कूड़े में फेंक कर वो फरार हो गए। लेकिन कहते हैं ना, एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। हालांकि यहाँ तो बात लाश को छिपाने की थी। भाइयों ने अपने जुर्म को छुपाने की पूरी कोशिश की। एक भाई ने कत्ल के बाद अपनी भाभी की लाश के टुकड़े करने में भाई की मदद की और दूसरे भाई ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए इसमें हाथ बटाया। 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाले साजिद ने राजबाला और जूही के साथ इस घटना से 7 साल पहले ही शादी की थी। लेकिन मात्र 7 सालों के भीतर ही आर्थिक तंगी को लेकर इन दोनों के रिश्ते इतने खराब हो गए कि साजिद ने अपनी ही पत्नी का बेरहमी से कत्ल करके उसकी लाश के टुकड़े कर दिए। आखिर उसी बॉक्स के जरिए पुलिस ने कातिलों का पता लगा लिया। वैसे वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये जुर्म कितना खौफनाक था और ये कहानी उतनी ही अफसोस भरी थी। पुलिस ने उन तीनों को दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश किया। ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और आरोपियों को सजा होना बाकी है। जूही के कत्ल के बाद उसके दोनों बेटे नाना नानी को सौंप दिए गए और उन दोनों बच्चों की परवरिश जूही के माता पिता ही कर रहे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसी तरह की कहानियाँ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।